नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रणक्षेत्र बनारस में लोकसभा चुनाव 2024 में मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। जिस तरीके से मौसम में गर्मी बढ़ी है, उसी तरीके से चुनावी सरगर्मी भी वाराणसी में तेज हो चुकी है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के कचहरी परिसर में, और आइए यहाँ पे अधिवक्ताओं से बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार वो किन मुद्दों पर वोटिंग करेंगे और 400 के पार कैसे होगा और किसके सर बंधेगा जीत का सेहरा। हमारे इन्हीं सवालों पर देखिए क्या कहना है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी, दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष शिवपूजन सिंह गौतम, दी बनारस बार एसोसिएशन के महामंत्री विनोद शुक्ला, अधिवक्ता त्रिलोकीनाथ दुबे व दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व पुस्तकालय सचिव रामकृष्ण दुबे का। देश में चुनाव के बहुत मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, राम मंदिर है, बहुत से मुद्दे हैं। लेकिन बनारस में चुनाव का कोई मुद्दा नहीं, न कोई पक्ष है, न कोई विपक्ष है, न सापेक्ष है। बनारस के चुनाव के जब तक विपक्ष की रुचि नहीं होती है तब तक पक्ष में कोई आनंद नहीं रहता। हाँ, देश में चुनाव के मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे बड़ी जोर शोर से हैं। मुझे लगता है कि किसी भी तरह से बड़ी मुश्किल से कोई बहुमत पा ले, ये स्थिति पूरे देश की है। कौन बहुमत पाएगा ये कठिन मुद्दा है, बहुमत कितने से पाएगा ये भी कठिन मुद्दा है, कितना कम रह जाएगा ये भी बड़ा मुद्दा है। लेकिन बनारस में चुनाव कोई मुद्दा नहीं है। बनारस की जो जनता है उसको देखने सुनने से, जानकारी से, जिनसे संपर्क है, उनसे लगता है कि बनारस में कोई चुनाव ही नहीं है। एक चुनाव की औपचारिकता होनी है और घोषणा होनी है। कौन क्या कहता है ये उसका विषय हो सकता है, लेकिन आम जनता बनारस के चुनाव में कोई रुचि नहीं रख रही है। एक तरफा चुनाव है। वैक्सीनेशन पर जो रिपोर्ट्स आई हैं और जो उन्होंने योगदान किया है वैक्सीनेशन वाली कंपनी ने, उसको देखकर लगता है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है वो हनुमान चालीसा लगातार पढ़ते रहे। मैं शिवपूजन सिंह गौतम, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन, वर्तमान सदस्य बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रत्याशी। इस बार चुनावी मुद्दा भविष्य को देखते हुए मोदी में जनता की आस्था है और बनारस के लिए वो काम कर रहे हैं। बनारस में अभी रोपवे का निर्माण चल रहा है और भी बहुत से निर्माण के लिए उन्होंने घोषणा किया है। चुनाव बाद वो भी काम शुरू हो जाएंगे और मुद्दा उनके कार्यप्रणाली को देख के मुद्दा अपने आप में दिखाई पड़ रहा है कि वो रहेंगे तो कुछ करते रहेंगे काशी के लिए, पूरे देश के लिए। ये तो हम नहीं कह सकते कि 400 के पार, इसलिए कि विपक्षी पार्टियां भी लामबंद हो रही हैं, लेकिन सरकार मोदी जी की ही बनेगी जो दिखाई पड़ रहा है। हम 400 के पार वाली बात नहीं कर सकते। उनका अपनी सोच, उनकी अपनी लड़ाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी से वो उनके खिलाफ प्रत्याशी हैं, वो उनको हत्यारा वैक्सीन के नाम पर कह सकते हैं। घटनाएं रोज हो रही है, कोई ना कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, लेकिन ये वैक्सीन एक दिमागी फितूर है। इससे जो है लोग मर रहे हैं, वैक्सीन लगने से लोगों का हार्ट अटैक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सेहरा तो भाजपा का ही बंधेगा और किसी का नहीं बंधेगा, चूँकि दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ, ये है कि एक तरफा नहीं होगा, बस ये मेरा कहना है। इस वक्त हमारे साथ है बनारस बार के पूर्व महामंत्री विनोद कुमार शुक्ला। शुक्ला जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है और साथ ही में यहाँ पर चुनावी घमासान शुरू हो चुका है, जिसको लेके सभी पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो या बसपा हो, सभी अपना अपना जो है बात रख रहे हैं, अपने अपने मुद्दे बता रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि बनारस में जो है किस मुद्दे पर वोटिंग होगी। देखिए, बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी है, कबीर की धरती है, रैदास की धरती है, बिस्मिल्लाह खां यहाँ है, यह गंगा जमुनी तहजीब की धरती है। रहा बनारस में वोट किस आधार पर पड़ेगा और किस आधार पर जनता वोट देना के लिए तैयार है,
जो जनता के सामने महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, कल कारखाने, उद्योग, इस पर जनता वोट करेगी। 10 साल के अपने प्रधानमंत्री और बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी जी ने बनारस को क्या दिया? घोषणाएं तो बहुत हैं, योजनाएं कई 100 करोड़ की हैं, लेकिन बनारस का युवा पूछ रहा है कि हमारे लिए आपने क्या किया। बनारस का बेरोजगार पूछ रहा है कि मेरे लिए आप रोजगार सृजन का क्या काम किए। बनारस का जो सर्वांगीण विकास है उस पर कहीं कुछ ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि और बराबर मोदी जी और जोगी जी के दौड़े होते रहे। बनारस को क्या चाहिए और बनारस कैसे अपने सांस्कृतिक राजधानी के अस्तित्व को बनाए रख के बनारस के बनारसियों का बनारसीपन बना रहे, इस पर शायद इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि यहाँ का नौजवान एक बनारसीपन का जो अक्खड़पन है लिए हुए है, उसको अपने घर पर, अपने दरवाजे पर, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने ब्लॉक पर, अपने ज़िले में रोजगार चाहिए। क्योंकि बनारसी इस बनारसीपन के अक्खड़पन से अगर निकलता है तो मर जाता है, उसका जिंदा दिली ख़त्म हो जाती है। तो बनारस को कोई ऐसा उद्योग 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। सरकार का काम है लोगों को सुविधा उपलब्ध कराना, आम जन के जीवन को उत्तम बनाने का निरंतर प्रयास करना। सरकार का काम है कि देश में रोजगार का सृजन किया जाए, देश में समन्वय की भावना बनाई जाए, राष्ट्रीय एकता की बात की जाए। देश के प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य है वह वक्तव्य इन 10 साल के अपने परफॉर्मेंस पर उनका वक्तव्य नहीं आ रहा है। आप इस बात के स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि कांग्रेस अगर आती है तो वह हिंदुओं के सोने जेवरात को मुसलमानों को दे देंगे, संपत्तियां मुसलमानों को दे देंगे। कहाँ ऐसा है? क्या संविधान यह परमिट करता है क्या किसी को? तो गैर संवैधानिक बात एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कर रहा है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपनी निष्पक्षता क्यों नहीं बता पा रहे हैं? आप देश के बहुत सारे भगोड़े जो उद्योगपति हैं उनके भागने पर आपका 10 सालों के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। आप जो स्विस बैंक में काला धन लाने की बात कर रहे थे कि काला धन हम लाएंगे और लोगों को और पैसा हम वही वितरित कर देंगे, आखिर इन 10 साल के बाद भी उस काले धन पर आपका वक्तव्य नहीं आ रहा है। जो सूचनाएं आ रही हैं कि जो स्विस बैंक है उसमें काला धन 3 गुना बढ़ गया भारत का। तो यह काला धन किसका है? जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनका है या सरकार के बाहर जो लोग हैं उनका है? प्रधानमंत्री जी को इस बात पर 2014 के पहले जो चुनावी कैंपेनिंग थी उनकी, कह रहे थे कि मैं लाल लाल आंखें करके बात करूंगा। आपने चाइना से लाल लाल आंखें करके बात किया कि आप पाकिस्तान से लाल लाल आंखें करके बात कर पाए? हमारी इकोनॉमी का जो स्तर है, हमारे जो मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है, उस पर देश का प्रधानमंत्री मौन है, चुप है। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मौनी बाबा ये कह रहे थे। जिन मुद्दों पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए, उन मुद्दों पर प्रधानमंत्री न बोल रहे हैं न सुनना चाहते हैं। ये 2 बिंदुएं हैं। राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा सन 89 में भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो मातृ संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनसे जुड़े हुए लोगों की आत्मसम्मान की बात थी, मर्यादा की बात थी, अस्मिता की बात थी। 1989 में आप अयोध्या नौजवानों को गुमराह कर कर लेके जाते हैं, वहाँ आप दंगा फसाद करते हैं, नौजवान मारे जाते हैं।
आपकी सरकार आती है, स्टेट में सरकार आती है, आप कहते हैं कि हमारी स्टेट में सरकार है इसलिए राम मंदिर हम नहीं बना पा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से इस बात को पूछना चाहता हूं कि 2014 में आप बतौर प्रधानमंत्री हुए, फुल मेजॉरिटी के साथ हुए, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार आई, आपने इस बात की घोषणा क्यों नहीं कर दिया कि जिस प्रकार आप 1989 में आप और आपके नेतागण कह रहे थे न्यायपालिका को हम नहीं मानते हैं कि राम हमारे मर्यादा के विषय हैं, 2014 में प्रधानमंत्री जी ने इस बात की क्यों नहीं घोषणा कर दी कि मैं न्यायपालिका के मातहत नहीं हूँ, राम हमारे मर्यादा के सवाल हैं और राम मंदिर हम बनाने जा रहे हैं। जब देश में जो कांग्रेस कह रही थी और संविधान के मानने वाले लोग कह रहे थे कि देश में न्यायपालिका जो निर्णय करेगी अयोध्या के मुद्दे पर वो ऐसी कार्य हम करेंगे, राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, वहाँ पूजा पाठ हो रहे थे, मामले न्यायपालिका में थे, कांग्रेस ने कहा कि न्यायालय के मातहत सारे लोग हैं और न्यायालय जो निर्णय देगी वैसा होगा। आप 2014 में इस बात को क्यों नहीं कहे कि न्यायपालिका को नहीं मानते? जब न्यायपालिका निर्णय देती है तो एक थर्ड जेंडर की तरह पूरे देश में आप चंदा मांगते हैं और कहते हैं मंदिर हमने बना दिया। आपने कैसा मंदिर बना दिया? कौन सा मंदिर बनाया आपने? आप ऐसा मंदिर आपने कहीं मंदिर नहीं बनाया, और मंदिर जो बना उसको भी आपने सनातन धर्म में जो कर्मकांडी व्यवस्था है उस व्यवस्था के विपरीत शंकराचार्यों के सलाह को आपने ठुकराते हुए उस राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं। आप किस बात की इतनी जल्दीबाजी थी? राम के प्रति आपका कोई मोह नहीं था, आपका मोह सिर्फ वोट पर है। तो इस राम मंदिर का कोई श्रेय प्रधानमंत्री को नहीं है, कोई श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नहीं है। यह केवल यह जो है ताली बजाकर चंदा जुटाकर लूटने का प्रयास हुआ, लोगों को गुमराह करने का प्रयास हुआ। क्या हटाया 370 में? डोमिसाइल पॉलिसी आप लागू करते हैं तो फिर बचा क्या है कि 370 में कहते हैं ना जाए खरीद ले कोई एक बिस्सा जमीन, वहाँ जो पॉलिसी बनाई गई है वह अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को खाद्यान्न कैसे मिलेगा, वहाँ के पहाड़ कैसे दिए जाएंगे, इस बात के लिए 370 में परिवर्तन करने की बात हो रही है। आम जन के जीवन में 370 जिस बात को आप कह रहे थे, जिस पूरे 370 के किस बिंदु को आपने हटाया? कौन सा ऐसा परिवर्तन उस 370 के माध्यम से कर दिया आपने? ऐसा कोई परिवर्तन नहीं है, ऐसा कोई संशोधन नहीं है जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों की जीवन पर कोई प्रभाव पड़े। जम्मू कश्मीर के लोगों को कैसे अच्छी व्यवस्था दी जाए इस पर आपका कोई सोच नहीं है। आप देश में जो कम्युनल पॉलिटिक्स है कि आप इस बात को कह रहे हैं कि ये जो माइनॉरिटी हमारे यहाँ की है, इन माइनॉरिटीज़ जो है पाकिस्तान परस्त है। ये कौन सी बात हो गई? इस देश की आज़ादी में हिंदू मुस्लिम ने साथ अपनी जान गंवाई है, अपनी संपत्तियां दी हैं। आप पटेल को याद करें, सरदार पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया। क्यों लगाया? पटेल आपके लिए पूजनीय इसलिए है कि आप पटेल के साथ पटेल बिरादरी को जोड़ रहे हो। संघ का यह चरित्र है। पटेल इस देश के स्वाभिमान है, इस देश के गौरव है। पटेल इस किसी जाति और बिरादरी में पटेल को बांधने की जो कोशिश संघ और भाजपा के लोग कर रहे हैं यह निंदनीय है। बनारस की स्वास्थ्य व्यवस्था पर आपने कौन सा काम किया? बतौर सांसद, बतौर प्रधानमंत्री आपने दीनदयाल उपाध्याय, शिव प्रसाद गुप्त हॉस्पिटल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का हॉस्पिटल, इन पर आपने कौन सा इसके विकास के लिए काम किया? आम जन को कौन सी स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए प्रयास किया? आज भी वही हालत है। देखिए, आयुष्मान भारत योजना की जो बात कर रही हैं आप, ईश्वर न करे कि हम लोग उस संकट में आवें और रोज यह बात छोटे में ही आ रहा है। पत्राचार के माध्यम से आप लोगों के कलम में कुछ स्याही ऐसी है जो जिंदा है। अभी भी कहीं न कहीं सूचनाएं रही कि आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है, आप चले जाएं किसी हॉस्पिटल में, आपके आयुष्मान कार्ड की स्थिति आपको समझ में आ जाएगी कि कितना उसकी वैलिडिटी है, कितना उसके आधार पर लोगों का इलाज हो रहा है। हमारा कहने का मतलब है कि अमेरिका में तो आयुष्मान कार्ड की बात नहीं है, लेकिन अमेरिका का नागरिक अपने स्वास्थ्य के प्रति निर्भीक है।
कि वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के नागरिकों की स्वास्थ्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी अपनी मानती है। हम कह रहे हैं कि दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल हो या शिव प्रसाद गुप्ता हॉस्पिटल हो, उसकी सुविधाओं में बढ़ोतरी होनी चाहिए ना। आप चले जाएंगे वहाँ कह दिया जाएगा ये व्यवस्था यहाँ नहीं है। देश के प्रधानमंत्री थे, बनारस के सांसद थे, और आप गंगा मैया आपको बुलाई थी, कम से कम इसी पर आप काम कर लिए रहते 10 सालों में। तो हमारे अस्पताल व्यवस्था, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो गई। शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा काम किया? मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश बोर्ड ध्वस्त होने की स्थिति में है। आप हम सभी के परिवारों में बच्चे हैं, यूपी बोर्ड में पढ़ाने के लिए हम और आप बच्चे अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। हम या तो सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में भेज रहे हैं। आखिर क्यों? मैं राजकीय क्वींस कॉलेज का विद्यार्थियों में मुझे गर्व है कि वह विद्यालय अपने पूरे उत्तर प्रदेश में एक शान था, यूपी बोर्ड का विद्यालय था, लेकिन उसका स्तर क्यों गिरा? आज हमारे पास कोई भी व्यक्ति, हम लोग सामाजिक जीवन में है, कोई व्यक्ति नहीं मिला इन 15 सालों 10 सालों में कि जो यह कह दे कि भैया क्वींस कॉलेज में मेरा एडमिशन करा दीजिए। कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है। आखिर इन विद्यालयों की दुर्दशा पर सरकार कब चेतेगी? या तो यूपी बोर्ड को बंद करो, एकल शिक्षा व्यवस्था लागू करो, एक बोर्ड, एक प्रणाली, एक शिक्षा। नहीं तो जब आप तरह तरह के बोर्ड बनाए हैं, आखिर यूपी बोर्ड में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनकी जो स्थिति है, विद्यालय चल नहीं रहे हैं, विद्यालयों में जो शिक्षक पूरे नहीं हैं, विद्यालयों की जो शिक्षा के पाठ्यक्रम आपने रखे हैं, क्या वर्तमान परिवेश में उस पाठ्यक्रमों में कोई सुधार होना चाहिए? इस पर प्रधानमंत्री जी कब सोचेंगे, मुख्यमंत्री जी कब सोचेंगे? तो 10 साल का कार्यकाल आपका है और ये आप कांग्रेस की नाकामयाबी और कामयाबी गिनाने से मोदी जी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप 10 सालों के परफॉर्मेंस की बात करिए। आप 5 साल के कार्यकाल को कह रहे थे कि छोटा टेन्योर है। 10 साल का आपका टेन्योर पूरा हो गया और बनारस के लोग झुंझुना लेके घूम रहे हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर का जो निर्माण हुआ है उसमें कितने मंदिरों को तोड़ा गया, कितने शिवलिंग वहाँ से हटा दिए गए, इस पर सरकार अपना श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी करती है? आखिर शंकराचार्य ने जब इस पर विरोध जताया तो आपको एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए ना कि हमने मंदिरों के साथ कोई तोड़फोड़ नहीं किया, हमने शिवलिंग को कोई नहीं हटाया। प्रमाण है, लंका थाने में आज भी वह शिवलिंग है जो विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के लिए हटा दिया गया। आप मुसलमानों से इतनी घृणा की बात कर रहे हैं। अब बाबा विश्वनाथ के आनुषांगिक मंदिरों को उन्हीं मुसलमानों से आपने तोड़वा दिया और औरंगजेब मंदिर तोड़े तो आक्रांत था। अब मोदी जी तोड़े तो धर्म के ध्वजवाहक। यह कैसे ड्यूल पॉलिसी चलेगी? मंदिर चाहे हिंदू तोड़े या मुसलमान तोड़े, वो दोनों गलत है। लेकिन ऐसा है कि बार बार नहीं ठगा जाता है। आपने 2 बार ठग लिया जनता को, तीसरी बार जनता ठगाने के लिए कतई तैयार नहीं है। और परिवर्तन पूरे देश में जनता मन बना चुकी है और बनारस में भी परिवर्तन होगा, यह भ्रम है मोदी जी का। हमारा नाम है त्रिलोकीनाथ दुबे, बनास कोर्ट में अधिवक्ता हूँ और सारनाथ का रहने वाला हूँ। मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी 400 के पार कह रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, न तो कोई संदेह है। लेकिन हम जो है एक अधिवक्ता होने के नाते, विचारशील पुरुष होने के नाते, यह मैं ज़रूर नसीहत के तौर पर कहूँगा कि मोदी जी ने प्रत्याशियों को खड़ा करने में ध्यान नहीं दिया। इस सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि जैसे चंदौली का ले लीजिए, महेंद्र पांडे जी को प्रत्याशी वहाँ पर बनाया है। महेंद्र पांडे जी की क्या स्थिति है? 5 साल क्या 10 साल से जो है वो कभी भी किसी भी जनता के दरवाजे पर गए हैं, किसी से बात किए हैं, किसी का दुख जो है सुने हैं व्यक्तिगत तौर पर? कुछ नहीं। सारा पब्लिक जो है उनको जो है पसंद नहीं कर रहा है। लेकिन मोदी जी की क्या जो है सीक्रेसी रही है, क्या जो है उन्होंने किस स्तर से जो है इंक्वायरी कराया,
उनके बारे में उनको कैसे टिकट दे दिया, अब ये तो वही बता सकते हैं। बहरहाल कुल मिला करके मेरा जो है अपना सुझाव ये था कि मोदी जी ने प्रत्याशियों के चयन में ध्यान नहीं दिया। और 400 के पार, तो 400 के पार व्यक्तिगत तौर पर मोदी जी को लेना है, मिल भी सकता है, क्योंकि मोदी जी का व्यक्तिगत व्यवहार बहुत अच्छा है, व्यक्तिगत काम बहुत अच्छा है, व्यक्तिगत सोच बहुत अच्छा है और उनको जनता पसंद भी करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनाव का मुद्दा तो सच पूछिए तो कुछ नहीं है, केवल जो है अपनी अपनी राग, अपनी अपनी दफली। कांग्रेस कुछ कह रहा है, मोदी जी कुछ कह रहे हैं, सपा कुछ कह रही है और कुल मिला जुला करके जनता को बेवकूफ़ बना रही है। जनता बेवकूफ़ पहले से बनती आ रही है, बनता चला आ रहा है। मुद्दा क्या है? कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ यही है कि हम कुर्सी पर बैठे। जो मेन मुद्दा है कि संसद में सांसद, जो जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं, जितना लोगों को पेंशन दे रही हैं, जितना सरकार तनख्वाह दे रही है, अगर उतना तनख्वाह, उतना पेंशन अगर एक एक जनता को बांट दिया जाए तो सारे भारत की गरीबी दूर हो जाएगी। ये लोग 5 साल के लिए जा रहे हैं और 5 साल तो जो तनख्वाह जो ले रहे हैं वो ले ही रहे हैं, भत्ता जो ले रहे हैं वो ले ही रहे हैं, ऊपर से पेंशन भी ले रहे हैं। अब यह और किसी भी पार्टी में, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, कोई पार्टी जो है इस बिंदु पर एकदम खामोश है, मूक है। क्या उनको पता नहीं है कि 5 साल में जो है 5 साल के लिए इलेक्शन हो रहा है, 5 साल के लिए सांसद आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं और जो है परमानेंट टिल द लाइफ जो है पेंशन ले रहे हैं? ये सही है? ये किसी भी दशा में सही नहीं है। अगर हमारी आवाज़ जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ जा रही है तो इस बिंदु पर जो है वो विशेष तौर पर ध्यान रखें और जितना पेंशन, जितना तनख्वाह, जनता नेतृत्व का मतलब क्या होता है? नेतृत्व का मतलब क्या होता है? जो जनप्रतिनिधि होता है वो पैसा लेने के लिए जाता है, जनता की सेवा करने के लिए जाता है कि पैसा लेने के लिए जाता है? क्यों पैसा दे रहे हैं? क्यों तनख्वाह दे रहे हैं? क्यों पेंशन दे रहे हैं? पहले ही बता दें उन लोगों से कि भाई देखिए तनख्वाह नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, आपको जनता की सेवा करना है, अगर तुम सब जो चुनाव लड़ना है तो लड़िए। तो यहाँ नेतृत्व का मतलब नहीं है, यहाँ जनप्रतिनिधि का मतलब नहीं है, यहाँ पैसे का मतलब। तो माननीय प्रधानमंत्री जी इस बिंदु पर ध्यान दें। मेरी तरफ से मेरा आग्रह है कि यह जो लोकतंत्र में ये जो जनप्रतिनिधि जा रहे हैं उनका पेंशन, उनका तनख्वाह तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए और उनसे कहा जाए कि रियल रूप से जनता की सेवा के लिए यदि आपको आना हो तो आइए, नहीं जाइए अपने घर। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि रियल रूप से सेवा करने के लिए पहुँचेंगे। इस बार भी उनकी जमानत जब्त होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने उनकी कोई अहमियत नहीं है। रह गया सवाल इंडिया गठबंधन का, तो इंडिया गठबंधन पूरे भारत में कहीं कुछ नहीं है। ये केवल चिल्लाने से जो है कि कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, फलाना है, ढकाना है, ये सब कहीं कुछ नहीं। इंडिया गठबंधन को भारत की जनता एकदम से एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। और रह गया सवाल कांग्रेस के प्रत्याशी का, तो इस बार भी उनकी जमानत जब्त होगी, 100% गारंटेड है। मैं रामकृष्ण दुबे, पूर्व लाइब्रेरी सेक्रेटरी सेंटर बार वाराणसी। और मैं आज जो चुनाव वाली बात चल रही है, माहौल भी बन रहा है। संजोग से 3 बार सांसदीय क्षेत्र से एक प्रधानमंत्री क्षेत्र है हमारे मोदी जी का, तो कोई बुरा तो है नहीं। और इन्होंने जो बार बार कहा था कि कोई भी विधायक, कोई भी सांसद अपने एक गांव लें क्षेत्र में और ननिहालवाद, जातिवाद या अपने ससुरालवाद न करें, इनका भाषण रहा। संजोग से इनका एक भी सांसद इनके सिवाय कोई ऐसा नहीं आया कि इनका गांव वो चल रहा है और उनके गांव का विकास हो। और इन्होंने जो भी कार्य किया है, संजोग से बीजेपी कई वर्षों के बाद, 50 वर्षों के बाद संघर्ष कर आई है कि हम किसी के पार्टी का सहयोग नहीं लेंगे, लेकिन ये भी वही चला रहे हैं जैसे अन्य लोग ले रहे हैं, ले करके अपने पार्टी को नास्ता नाबूद कर दीजिए। 75 वर्ष का या 100 वर्ष का शतक होने लगा है। और ये भी अगर अपने स्वार्थ, इन्हीं स्वार्थ के लेके चलेंगे तो इनका भी वही गति होगा जो पूर्व का होया। ऐसे पीरियड में हम लोग कहेंगे, अच्छा आज तक स्वतंत्रता के पैगाम 20 से लेकर आज विश्व स्तर तक जा रहा हमारा देश, लेकिन अधिवक्ताओं के बारे में कोई प्रधानमंत्री, जबकि प्रधानमंत्री भी नेहरू जी से लिया, बहुत से ऐसे सांसद विधायक हैं इसी टीम के नीचे से विधायक गए, मंत्री बने हैं स्टेट स्तर का, लेकिन अधिवक्ताओं के बारे में सोचा नहीं अधिवक्ताओं की ज़िंदगी क्या होती है। जबकि कबीर का भूमि यही कहा कि जिसके फटे में पीर बवाई वाका जाना पीर पर आई। अधिवक्ताओं के बारे में अधिवक्ता ही जानता है
पत्रकार के बारे में पत्रकार ही जानता है, कैसे वो जाके बिहड़ों से अपना स्टेटमेंट लेता है, कैसे रिपोर्ट देता है। इन लोगों के बारे में, सुरक्षा के बारे में, इनकी व्यवस्था के बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि कम से कम करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 25 लाख का एक फंड बना दे। ये अधिवक्ता हो, चाहे डॉक्टर हो या ये पत्रकार मीडिया वर्ग हो, जाता है बिहड़ों से ले के रिपोर्ट लेके आता है, कितना दूर से जाता है, कैसे रिपोर्ट लेता है, समाज के बारे में देता है, उनके बारे में क्या है। लेकिन इसके बारे में कोई प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री नहीं सोचता है। इसका ये दुख हम अधिवक्ताओं को। तो अभी आपने कचहरी में अधिवक्ताओं की बातें सुनी। यहाँ पे भाजपा, कांग्रेस, लगभग मुझे सभी दलों के जो अधिवक्ता से मुलाकात हुई, उनसे बात हुई। लेकिन जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा ये तो चुनाव के बाद ही तय होगा। एक क्लाउन टाइम्स टीवी यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक ज़रूर करें।